हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि अभी सेक्शन 2 चल रहा है और सेक्शन 2 में कल हमने नियोजन तंत्र टॉपिक कंप्लीट किया, जिसमें हमने आपको केंद्र स्तर पर नीति आयोग, राज्य स्तर पर राज्य योजना विभाग और राज्य योजना बोर्ड और जिला स्तर पर जो जिला नियोजन समिति बना है 74वां संविधान संशोधन द्वारा उसका चर्चा किया। आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक टेकअप कर रहे हैं, वह है लोक उपक्रम। अगर बीपीएससी में देखा जाए तो इस टॉपिक पर बड़ी क्वेश्चन आया है, लगातार क्वेश्चन आया है और अब इसको एक समय तो ऐसा था कि टेक फॉर ग्रांटेड ले जा सकते थे, इस टॉपिक को करके जाइए, आना ही आना था। इधर 53वां 55वां तक लास्ट क्वेश्चन आया है, उसके बाद 56 तक आया, उसके बाद फिर इधर 2-4 सालों में नहीं आया। जब से बीपीएससी ने अपना पैटर्न बदला और जिसमें सेक्शन 1 सेक्शन 2 वगैरह का वर्गीकरण हो गया, तब से इस टॉपिक पर क्वेश्चन नहीं आया। तो चूंकि 2-3 एग्जाम हो गया इस पैटर्न पे, तो इस बार एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि हो सकता है इस बार आपको क्वेश्चन इस टॉपिक पर देखने को मिले। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे लोक उपक्रम। सिलेबस में स्वरूप पढ़ना है, प्रबंध, नियंत्रण और समस्याएं पढ़ना है। यहाँ तक क्वेश्चन लोक उपक्रम का ज्यादातर आया है, लोक उपक्रमों की समस्या के बारे में आया है, लोक उपक्रमों की संभावना के बारे में आया है। और फिर जैसे हम पूरे टॉपिक को यहाँ पर 2 भागों में बांटकर डिस्कस करेंगे। पहला, लोक उपक्रम का परिचय क्या है, लोक उपक्रम का स्वरूप क्या है, स्वायत्तता बनाम नियंत्रण एक टॉपिक डिस्कस होगा, फिर समस्याएं, फिर क्या उसका समाधान, तो 2 भाग में बांट देंगे। आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे लोक उपक्रम है क्या, लोक उपक्रम का स्वरूप क्या है, लोक उपक्रम में स्वायत्तता किस प्रकार दिया गया है और लोक उपक्रम पर नियंत्रण किस प्रकार एस्टैब्लिश किया गया। एक पोर्शन हो गया और फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे लोक उपक्रम के कौन कौन से समस्याएं हैं, लोक उपक्रमों की क्या क्या उपलब्धि रही, क्या क्या हुई, वस्तु स्थिति क्या है, क्या परिवर्तन किया गया वगैरह वगैरह। तो जैसा कि आप जानते हो, इस टॉपिक पर एक दफा क्वेश्चन आया था, यह आया था 42वां बीपीएससी में, 42वां बीपीएससी में आया था कि लोक उपक्रमों की स्वायत्तता और दायित्व को किस प्रकार सुनिश्चित किया गया है। समझ रहे, हाउ ऑटोनॉमी एंड अकाउंटेबिलिटी ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेज आर इंश्योर्ड। तो यह क्वेश्चन आया है, तो आज उसी पर हम लोग डिस्कस कर लेंगे। फिर एक बार और क्वेश्चन आया था सेकंड पेपर में, उस क्वेश्चन में उन्होंने पूछा था, निगम को एड्रेस करके क्वेश्चन पूछ दिया था। वैसे कि लोक निगम जो होता है उसको उन्होंने आधार बनाया था और कहा था कि लोक निगम जो है वह मतलब कह सकते हो संगठन का सबसे स्थापित रूप इस मायने में है। तो उस पर हम लोग अभी वर्कआउट करेंगे। ऐसा क्वेश्चन मेरे को याद आ रहा है कि लोक निगम जो है हमारे समय के सर्वाधिक महत्वपूर्ण संस्थागत नवीन प्रयोगों में से एक है। क्या आप इस कथन से सहमत है? तो ये भी क्वेश्चन आया, यानी स्वरूप पर भी क्वेश्चन आया और स्वायत्तता बनाम नियंत्रण पर भी क्वेश्चन आया, समस्याओं पर तो लगातार क्वेश्चन आया है। समझ रहे हैं, तो उस पर तो हम लोग करेंगे ही करेंगे, लेकिन जो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं लोक उपक्रम, ठीक है। तो अगर आप मैं बोलूं कि भारत में लोक उपक्रम वर्चुअली पोस्ट इंडिपेंडेंट फिनोमेना है, यानी स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद का प्रकरण है। यानी स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय प्रशासन में कई विशेषताएं देखी गई। उन विशेषताओं में एक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? लोक उपक्रम। वैसे तो इस लोक उपक्रम के दिशा में प्रयास ब्रिटिश काल में या स्वतंत्रता प्राप्ति के पहले ही हो चुके थे, लेकिन उस दौरान इसकी स्थापना किसी खास प्रयोजन, उनके मतलब विशिष्ट प्रयोजन के लिए किया गया। जैसे आपको पता है भारतीय डाक और तार की स्थापना हो गई, फिर भारतीय रेल की स्थापना हो गई ब्रिटिश काल में, समझ रहे हैं। लेकिन उनका उद्देश्य उस समय व्यापारिक वाणिज्यिक नहीं था, उसका उद्देश्य समाजवादी जो संरचना है उसके संकल्पना को पूरा करना नहीं था। जैसा कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा बनाए, समाजवादी संरचना के स्थापना का संकल्प लिया, मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाए। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब क्या होता है? मिश्रित अर्थव्यवस्था में लोक प्रशासन और निजी प्रशासन दोनों का सह अस्तित्व हो,
इसके अलावा विकास प्रशासन अपनाए, सामाजिक आर्थिक नियोजन अपनाए और आर्थिक उस समय चूंकि जो निजी क्षेत्र जो थे नगण्य थे उपस्थिति में और प्रभाव में, इसलिए आर्थिक विकास को गति देने के लिए लोक उपक्रमों के माध्यम से लोक प्रशासन या सरकार स्वयं नेतृत्व करने के लिए आई। लोक उपक्रम इस दृष्टि से स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सरकार द्वारा पहल है और नवाचार है, जिसका प्रयोजन क्या था, आर्थिक विकास को नेतृत्व प्रदान करना। जैसा सब कोई जानते हैं कि भारत एक लंबे अरसे तक उपनिवेशवाद के अधीन अधीन रहकर स्वतंत्र हुआ और उपनिवेशवाद के दौरान उसके समस्त सामाजिक आर्थिक ढांचा को विध्वंस कर दिया गया। तो जब भारत स्वतंत्र हुआ तो उसके समक्ष तीव्र और संतुलित विकास करना, आधारभूत संरचना का निर्माण करना, समझ रहे, निजी क्षेत्र को आधार प्रदान करना, ये सब कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे थे और उन सब को प्रदान करने के लिए लोक प्रशासन को स्वयं लोक उपक्रमों के माध्यम से उतरना पड़ा। क्लियर है? तो लोक उपक्रम जो है ना, इसको हम कई नाम से जानते हैं। तो लोक उपक्रम को क्या क्या नाम से जानते हैं? कहीं हम लोग लोक उपक्रम कहते हैं, कहीं पर इनको हम लोग सरकारी क्षेत्र भी बोल देते, कहीं सरकारी क्षेत्र बोलते हैं। फिर इसको हम लोग लोक उद्यम कहते हैं, लोक उद्यम कहते हैं। फिर उसको हम लोग सरकार शासन अंगीकृत संगठन कहते हैं, शासन अंगीकृत संगठन भी कहते हैं, अंगीकृत संगठन कहते हैं, इकाई कह सकते हो सर, शासन अंगीकृत इकाई कह सकते हो सर, सार्वजनिक क्षेत्र कह सकते हो। तो इस प्रकार आप देखते हो इसके कई नाम है। सार्वजनिक क्षेत्र हो गया, लोक उपक्रम हो गया, लोक उद्यम हो गया, शासन अंगीकृत संगठन हो गया, या फिर सरकारी क्षेत्र हो गया, वगैरह वगैरह। यानी कि आप समझ लो अंग्रेजी में सबका अलग अलग नाम है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, पब्लिक अंडरटेकिंग कहते हैं, इसको गवर्नमेंट सेक्टर कह सकते हो, इसको पब्लिक एंटरप्राइजेस कह सकते हो, इसको मतलब कह सकते हैं गवर्नमेंट अंडरटेकिंग्स कह सकते हो, इसको गवर्नमेंट अंडरटेकिंग्स, और इसको क्या कह सकते हो, पब्लिक सेक्टर कह सकते हो। क्लियर है? यानी कि जितने भी अर्थव्यवस्था के क्षेत्र है उसको दो वर्गों में बांट दिया। कुछ क्षेत्र निजी हाथों में चले गए और कुछ निजी क्षेत्र गवर्नमेंट के सरकार के हाथों में चले आए, लोक प्रशासन के क्षेत्र में आ गए। जो निजी प्रशासन के अंतर्गत चले गए और प्राइवेट सेक्टर कहलाए, और जो लोक प्रशासन या सरकार के अंतर्गत है वह गवर्नमेंट सेक्टर कहलाए या पब्लिक सेक्टर कहलाए। क्लियर? जैसा कि इसका एक नाम एंटरप्राइजेज है। तो एंटरप्राइजेज का मतलब क्या होता है? एंटरप्राइज शब्द आपने सुना होगा, जो कि उद्यम, उद्यम जैसे आपने उत्पादन का जब सिद्धांत पढ़ा होगा तो उत्पादन के सिद्धांत में आपने 4 घटक पर चर्चा किया होगा कि उत्पादन के 4 घटक है। पहला भूमि, दूसरा पूंजी, तीसरा श्रम और चौथा उद्यम। तो जो पूंजी लगाता है उसे क्या मिलता है? उसे ब्याज मिलता है। जो भूमि लगाता है उसे क्या मिलता है? लगान मिलता है। जो श्रम लगाता है उसे मजदूरी मिलता है, और जो उद्यम लगाता है उसे क्या मिलता है? मुनाफा मिलता है। यानी कि जो जोखिम लेता है, जो उद्यमी होता है, जो नवाचार करता है, जो खतरों का सामना करता है, उसे मुनाफा मिलता है। यानी कि लोक उपक्रम के अंतर्गत वे सब क्षेत्र है जो पारंपरिक क्षेत्र नहीं है बल्कि नवीन क्षेत्र है, चुनौतीपूर्ण क्षेत्र है, जोखिम भरे क्षेत्र है। इसलिए इनको हम लोग क्या कहते हैं? लोक उपक्रम कहते हैं, लोक उद्यम कहते हैं। और सार्वजनिक क्षेत्र के लोक उपक्रम क्यों कहते हैं? उपक्रम को अंग्रेजी में पब्लिक अंडरटेकिंग कहते हैं। अंडरटेकिंग का मतलब था अंगीभूत करना, अधिग्रहण करना। अर्लियर ये शुरू में सरकार के अंतर्गत नहीं थे, ये लोक प्रशासन में द्वितीय विश्व के बाद लोक कल्याणकारी राज अवधारणा अपनाए जाने के बाद अपनाए गए। सरकार ने इसे अंडरटेक किया, सरकार ने इसे अंगीकृत किया, सरकार ने इसे अपनाया, इसीलिए इसे लोक उपक्रम कहते हैं। क्लियर है? तो सरकार, तो लोक उपक्रम किसको कहेंगे या सार्वजनिक क्षेत्र किसको कहेंगे? तो सार्वजनिक क्षेत्र वर्चुअली उन उद्योग और इकाइयों को कहेंगे जिसे लोक प्रशासन द्वारा, सरकार द्वारा लोक कल्याणकारी राज्य, समाजवादी संरचना जैसे उद्देश्यों को अपनाए जाने के बाद अपनाया गया है, और जिसमें मतलब अधिग्रहण किया गया,
और जिसमें मुनाफा, जोखिम, व्यवसाय, समझ रहे हैं, ये सब का एलिमेंट संलग्न होता है। उसी को हम लोग उपक्रम कहते हैं, लोक उद्यम कहते हैं, शासन अंगीकृत संगठन कहते हैं, सार्वजनिक क्षेत्र कहते हैं। हमारे प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत में लोक उपक्रम को क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि भारत में लोक उपक्रम आधुनिक भारत की मंदिर है। आधुनिक भारत के मंदिर के रूप में उन्हें परिभाषित किया है। किसको? लोक उपक्रम को परिभाषित किया है। तो इस प्रकार आप देखते हो कि जो भारत का, नव भारत का सपना जो स्वतंत्रता संग्राम के दौरान राष्ट्र निर्माताओं ने रखा, या फिर स्वतंत्रता संग्रामियों ने रखा, संविधान निर्माताओं ने रखा है, उसी को आकार देने के लिए, उसी को फलीभूत करने के लिए लोक उपक्रमों के माध्यम से सरकार पहल की है। तो लोक उपक्रम आधुनिक भारत का क्या है? पवित्र मंदिर है। किसके अनुसार? डॉक्टर पंडित नेहरू के अनुसार। क्लियर है? देयर इज नो कन्फ्यूजन। तो लोक उपक्रमों के भारत में स्थापना के पीछे दो कारण हो सकता है। एक कारण तो पुश फैक्टर है, एक पुल फैक्टर है। तो पुश फैक्टर क्या था? पुश फैक्टर यो कह सकते हो कि स्वतंत्रता प्राप्ति के दौरान जो हमने औपनिवेशिक शासन में नुकसान सहे, जो हमारे क्षति हुई, हमारे आधारभूत संरचना खत्म हो गए, हमारे मतलब कह सकते हैं पास अनेकों समस्याएं एक साथ उभर आए, तो उनसे निपटना, उनका तत्काल निदान करना, ये जो था पुश फैक्टर था, ढकेल रहा था हमें आगे बढ़ने के लिए। और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा, समाजवादी संरचना की संकल्पना इत्यादि पुश फैक्टर था जो हमें प्रेरित किया लोक उपक्रम के माध्यम से विकास को आगे बढ़ाने के लिए। तो दो फैक्टर हुआ, पुश फैक्टर एंड पुल फैक्टर। पुश मतलब जो ढकेला और पुल मतलब जो आकर्षित किया। क्लियर? मैंने यहाँ लोक उपक्रम के उद्देश्य को 4 वर्गों में बांटा। कौन कौन उद्देश्य? राष्ट्रीय उद्देश्य हुआ, राजनीतिक उद्देश्य हुआ, आर्थिक उद्देश्य हुआ, और क्या हुआ? आपका सामाजिक उद्देश्य हुआ। तो राष्ट्रीय उद्देश्य क्या? मतलब ये राष्ट्र का हित का साधना, राष्ट्र को आत्मनिर्भर बनाना, राष्ट्र को विकसित करना, राष्ट्र को मतलब कह सकते हैं आर्थिक सामरिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना। जैसा कि भारत स्वतंत्र हुआ था उस समय जो आर्थिक व्यवस्था की स्थिति बहुत ही कमजोर थी, हमारे उत्पादन के नाम पर नगण्य था, औद्योगिक क्षेत्र में इसकी उपस्थिति नगण्य थी। तो जो राष्ट्रीय उद्देश्य के तहत हुआ, देश को आत्मनिर्भर बनाना, आय बढ़ाना, समृद्धि बढ़ाना, निर्यात बढ़ाना, आयात प्रतिस्थापन करना, ये सब राष्ट्रीय उद्देश्य में आया। राजनीतिक उद्देश्य क्या हुआ? राजनीतिक उद्देश्य हुआ जो संविधान में जो उल्लिखित है उन उद्देश्यों को प्राप्त करना। जैसे संविधान में प्रस्तावना में हम भारत को दिस दैट लिखा हुआ कि नहीं लिखा हुआ, प्राप्त करने की संकल्पना लेते, समाजवादी गणतांत्रिक गणराज्य बनाने। तो वो हो गया लोक उपक्रम का राजनीतिक उद्देश्य हो गया, समता, न्याय वगैरह वगैरह की जो बात की गई। तीसरा आर्थिक उद्देश्य में क्या हुआ? आर्थिक उद्देश्य में हो गया निर्धनता दूर करना, रोजगार देना, आय और क्षेत्रीय विषमता दूर करना वगैरह वगैरह। क्या हो गया? आर्थिक उद्देश्य हो गया। और सामाजिक उद्देश्य के तहत क्या हो गया? तो सामाजिक उद्देश्य के तहत हो गया जीवन स्तर ऊंचा करना, समझ रहे हैं, लोगों का। तो दूसरा मतलब कह सकते हैं समाज में समृद्धि लाना, समाज को सुख संपन्न करना, ये सब उसके सामाजिक उद्देश्य है। तो मोटा मोटी देखा जाए भारत में जो लोक उपक्रमों की स्थापना की गई है, इसके पीछे व्यापक उद्देश्य को ध्यान में रखा गया है, इसके पीछे व्यापक लक्ष्य को ध्यान में रखा गया है। और भारत इन उद्देश्यों को मतलब सामाजिक, राष्ट्रीय उद्देश्य, राजनीतिक उद्देश्य, आर्थिक उद्देश्य, सामाजिक उद्देश्य को केंद्र बिंदु पर रखकर ही लोक उपक्रमों की स्थापना की है। जैसे सबसे पहला जो, अगर आप मेरे से और इसको खुलासा करके पूछो कि लोक उपक्रमों की स्थापना के पीछे भारत में क्या उद्देश्य रहा होगा, तो आप यूँ कह सकते हो, पहला ये उद्देश्य रहा होगा आर्थिक विकास और वृद्धि दर को गति प्रदान करना। क्योंकि उपनिवेशवाद के दौरान पूरा ढांचा तहस-नहस हो गया था। आर्थिक विकास को खड़ा करना और उसे गति प्रदान करना, वृद्धि दर बढ़ाना, ये वगैरह वगैरह, ये इसका पहला उद्देश्य रहा होगा। दूसरा उद्देश्य था औद्योगिकरण करने के लिए आधारभूत संरचना का निर्माण करना,
सड़क बनाना, बिजली की व्यवस्था करना, पानी की व्यवस्था करना, सॉरी जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है वो मुहैया कराना। तीसरा क्या होता है, लोग के धन का संस्कृति समाजवादी व्यवस्था की संकल्पना हमने ले रखा था। तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि धन का संसाधन कुछ हाथों में सिमट ना जाए, एक आधिकारिक प्रवृत्ति ना डेवलप हो जाए। तो ये भी बहुत बड़ा था। फिर हम चौथा उद्देश्य कर सकते हो कि जो प्रौद्योगिकी के मामले में आर्थिक मामले पर निर्भरता को कम करना और सामरिक क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना। तो और नेक्स्ट कह सकते हो देश का ये था कि भारत में संतुलित क्षेत्रीय विकास सुनिश्चित करना, क्योंकि भारत इतना विशाल देश है जहाँ कुछ देश काफी विकसित है, कुछ क्षेत्र काफी विकसित है। तो क्षेत्रीय संतुलन बहुत इम्पोर्टेंट यहाँ पर इम्पोर्टेंट इशू होता है। फिर क्या कर सकते हो, रोजगार के अवसर विकसित करना, रोजगार देना, ये भी एक इम्पोर्टेंट है। जीवन स्तर को ऊंचा उठाना, समझ रहे हैं। जो भुगतान संतुलन पर हमेशा भारत का दबाव रहता है, आयात ज्यादा होता है, निर्यात कम होता है। तो ये इसके भी एक उद्देश्य है कि आयात को कम करे और निर्यात को बढ़ाए, और भुगतान संतुलन पर क्या है, जो दबाव है उसको आप क्या करें, कम करें। इसके अलावा और क्या था बतला सकते हैं आप, मतलब कह सकते हैं आय और संसाधन का, आय और धन का जो पुनर्वितरण है उसको नए सिरे से सुनिश्चित करे। तो मोटा मोटी आप समझ सकते हो कि जो भारत में लोक उपक्रमों की स्थापना के पीछे जो उद्देश्य रखा गया था वह बहुत व्यापक था, विस्तृत था। क्लियर है। जो आपको जैसे भारत तत्कालिक महत्व का था, जो भारत कुछ इसको आप उद्देश्य को ना दो वर्गों में इस तरह भी बांट सकते हो, जैसे हमने पुश और फुल फैक्टर का, उसी प्रकार आप कर सकते हो कि एक तत्कालिक महत्व के उद्देश्य, एक दीर्घकालिक महत्व के उद्देश्य। तो तत्कालिक महत्व के उद्देश्य का मतलब हुआ जो समय अर्जेंटली रिक्वायर हो रहा था, और जो दीर्घकालिक महत्व का जो हुआ कि जो लॉन्ग रन में भारत में एक समाजवादी संरचना की जो संकल्पना हमने ले रखा है, लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा का उद्देश्य हमने जो ले रखा है उसे प्राप्त करना, समझ रहे हैं। तो आधारभूत संरचना का निर्माण करना तत्कालिक था, क्योंकि औद्योगिकरण करने के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज की आवश्यकता होगी वह था आपका आधारभूत संरचना का निर्माण करना। देश को आगे बढ़ाने के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट था विकास दर को बढ़ाना, समझ रहे हैं, और वृद्धि दर को सुनिश्चित करना। तो ये सब बड़ा इम्पोर्टेंट चीज था जिसको ध्यान में रखकर भारत में लोक उपक्रमों की स्थापना की गई है। याद रहेगा। तो उद्देश्य को आप दो वर्गों में बांट, 4 वर्गों में पहले बांटना, राष्ट्रीय उद्देश्य, राजनीतिक आर्थिक उद्देश्य, राजनीतिक उद्देश्य और सामाजिक उद्देश्य, और फिर इसका खुलासा कर देना। वैसे खुलासा करना, आर्थिक विकास और वृद्धि दर बढ़ाना, आधारभूत संरचना का निर्माण करना, धन का एकाधिकार को रोकना, से आत्मनिर्भरता प्राप्त करना, क्षेत्रीय विकास सुनिश्चित करना, रोजगार के अवसर निर्मित करना, जीवन स्तर को ऊंचा उठाना, भुगतान संतुलन पर दबाव को कम करना, आय और संसाधन का जो पुनर्वितरण है उसको सुनिश्चित करना, पुनर्निवेश के लिए धन इकट्ठा करना। ये सब बहुत सारे उद्देश्य थे जिसको याद ध्यान में रखकर भारत में लोक उपक्रमों की स्थापना की गई। कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग देखते हैं लोक उपक्रम का स्वरूप क्या होता है, लोक उपक्रम कितने प्रकार का होता है। तो लोक उपक्रम में आप देख सकते हो कि सबसे पुराना और सबसे लोक उपक्रमों को भी अगर आप चाहो तो कई वर्गों में बांट कर डिस्कस कर सकते हो। जैसे केंद्र स्तर के लोक उपक्रम, राज्य स्तर के लोक उपक्रम, केंद्र और राज्य दोनों के साझा स्वामित्व के लोक उपक्रम, फिर आप कह सकते हो स्थानीय महत्व के लोक उपक्रम, फिर एक वर्गीकरण ऐसे भी कर सकते हो वस्तु उत्पादन से संबंधित लोक उपक्रम, सेवा क्षेत्र से जुड़े लोक उपक्रम, ऐसे भी बांट सकते हो, समझ रहे हैं। फिर आप ये बांट सकते हो कि वो कह सकते हो विभागीय लोक उपक्रम, लोक निगम, फिर सरकारी कंपनी, और फिर और मिसलेनियस रूप है। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट जो क्लासिफिकेशन हम लोग यहाँ पर करते हैं, एक करते हैं विभागीय उपक्रम, दूसरा कहते हैं लोक निगम, तीसरा करते हैं सरकारी कंपनी, और चौथा कर सकते हो आप कि अवशिष्ट रूप जो बचा कुचा, और भी बहुत सारे रूप है जो सहकारी समिति हुआ, नियंत्रण बोर्ड हुआ, वगैरह वगैरह। तो सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे पुराना और सबसे प्रचलित रूप कौन है, विभागीय उपक्रम।
इसको अंग्रेजी हम लोग क्या बोलते हैं, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग कहते हैं। सारे विभाग, जैसे भारतीय रेल, भारतीय डाक, ये सब किस रूप में काम करता है, ये सब विभागीय उपक्रम के रूप में काम करता है। ये लोक उपक्रम का सबसे पुराना रूप है, समझ रहे हैं। यूँ कहें कि ये उस समय से अस्तित्व में, जब लोक उपक्रम के बारे में कोई चर्चा भी नहीं होती थी, तब से विभाग अस्तित्व में। और जब सरकार ने आर्थिक और सामरिक महत्व के कार्यों को अपने हाथ में लिया, तो चूंकि और कोई संगठनात्मक संरचना हाथ में नहीं था, केवल विभाग ही था, इसलिए शुरू में जितने लोक उपक्रम स्थापित हुए सब विभागीय स्वरूप में स्थापित हुए। तो आप देखते हो अभी भी जो कह सकते कि लोक उपक्रम का सबसे पुराना, सबसे प्रचलित और कह सकते सबसे पारंपरिक रूप कौन है, विभागीय उपक्रम है। और इसके अंतर्गत कौन कौन आता है, भारतीय रेल हुआ, भारतीय डाक हुआ, फिर कह सकते हो प्रसार भारती हुआ, उसके बाद आप कह सकते हो रक्षा उत्पादन इकाई हुआ, फिर कह सकते हो परमाणु ऊर्जा संयंत्र हुआ, फिर सरकारी प्रेस हुआ, समझे, सोना का खदान हुआ, ये सब जितने भी है ना, नोट प्रिंटिंग जो होते हैं भारत सरकार की इकाइयां हुआ, वे सब के सब किसमें आते हैं, विभागीय उपक्रम में आते हैं। फिर से मैं बतला दूं, विभागीय उपक्रम लोक उपक्रम का सबसे पुराना पारंपरिक रूप हुआ। क्लियर, भारतीय डाक और भारतीय रेल इसका मानक रूप है, सबसे प्रचलित रूप हुआ। इसके अलावा सरकारी प्रेस ले लो, नोट प्रिंटिंग जहाँ सरकार का मुद्रा छपता है वो प्रेस ले लो, परमाणु ऊर्जा संयंत्र ले लो, या फिर रक्षा उत्पादन इकाई ले लो, ये सब किसमें आते हैं, लोक विभागीय उपक्रम के अंतर्गत काम करते हैं। देयर इज नो कंफ्यूजन। तो सबसे पुराना कौन हुआ, विभागीय उपक्रम हुआ। तो विभागीय उपक्रम जो होता है, ये जो होता है सरकार के दूसरे विभाग के जैसा ही होता है। जैसे भारत में प्रतिरक्षा विभाग हुआ, उसी प्रकार भारत में रेल विभाग और भारतीय में डाक विभाग हुआ, समझते एकदम ठीक जिस तरह उसी तरह से होता है। तो यह राज्य का क्या होता है, एक अभिन्न भाग के रूप में होता है, और राज्य की संप्रभुता हायर करता है। मतलब जो राज्य की संप्रभुता मिला हुआ है वही किसे मिला होता है, विभाग को मिला होता है। अनुच्छेद 77 का नाम सुना होगा। अनुच्छेद 77 के तहत राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह विभाग का निर्माण कर सकते हैं, पुनर्गठन कर सकते हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में विभागीय लोक उपक्रम का भी निर्माण और पुनर्गठन होता है। तो यानी कार्यकारी आदेश से विभागीय लोक उपक्रम का निर्माण हो सकता है और उसका परिवर्तन, पुनर्गठन इत्यादि हो सकता है। या और विभागीय उपक्रम राज्य का अभिन्न अंग होता है और राज्य की संप्रभुता हासिल करता है। समझ रहे, यानी कि अगर आप विभागीय उपक्रम पर कोई मुकदमा करते हो, तो यानी आप राष्ट्रपति पर मुकदमा कर रहे हो, इसका अलग से अपना कोई अस्तित्व नहीं होता, ये राज्य के अस्तित्व माना जाता है। देयर इज नो कंफ्यूजन। इसमें जितने पैसा होता है, निवेश होता है, सब सरकार निवेश करती है, यानी इसमें प्राइवेट सेक्टर्स को निवेश करने की अनुमति नहीं होती है। इसे हर साल जो होता है बजट के माध्यम से धन उपलब्ध करा दिया जाता है, और इसका जो धन होता है और राजकोष में सीधा जमा होता है। क्लियर है। इसका जो नेतृत्व होता है, इसका जो नियंत्रण होता है, वो एक राजनीतिक कार्यपालिका अर्थात मंत्री द्वारा किया जाता है, और वही इसके क्रियाकलापों के लिए विधायिका के प्रति क्या होता है, जवाबदेह होता है। देयर इज नो कंफ्यूजन। इसके अलावा आप देखते हो कि इसके जितने लोक सेवक होते हैं, वह लोक सेवक कौन होते हैं, सरकारी कर्मचारी होते हैं, और जो देश के समान कार्मिक नीति हुआ वह इन पर भी लागू होता है। इसके अलावा और इनका क्या खासियत है, मतलब ये विभागीय उपक्रम के जो इसका जो इसे अपने स्तर पर इसका कोई पृथक वैधानिक दर्जा नहीं है, या ये राज्य के नाम पर ही संपत्ति अर्जित करता है, राज्य के नाम पर ही अनुबंध करता है, और राज्य के नाम पर ही कानूनी वाद विवाद में संलग्न होता है। क्लियर है, देयर इज नो कंफ्यूजन। इसका जो लेखांकन लेखा परीक्षण होता है वह CAG द्वारा होता है। CAG के जो एस्टैब्लिश तौर तरीके हैं उसी के द्वारा इसका लेखांकन लेखा परीक्षण होता है। तो ये सब मैंने क्या बतलाया, ये मैंने बतलाया विभागीय उपक्रम के कुछ विशेषता बतलाए। अगर आपसे कोई पूछता 5 विभागीय उपक्रम के विशेषता बतलाइए, तो मैं बतलाऊंगा, पहला, यह लोक उपक्रम का सबसे पुराना और पारंपरिक रूप है। नंबर 2, यह राज्य के अभिन्न भाग के रूप में काम करता है और राज्य के संप्रभुता का धारण करता है। नंबर 3, अनुच्छेद 77 के तहत
ये कार्यकारी आदेश के तहत बनता है। नेक्स्ट, इसका नेतृत्व जो होता है, इसका जो प्रबंधन होता है मंत्री द्वारा किया जाता है और मंत्री इसके क्रियाकलापों के लिए संसद के प्रति क्या होता है, जवाबदेह होता है। नेक्स्ट, इसका कोई पृथक वैधानिक वजूद नहीं होता है या राज्य का अभिन्न हिस्सा के रूप में ही जाना जाता है और उसी रूप में वो कार्य व्यवहार करता है। इसका अपना फंड नहीं होता है, इसे बजट के माध्यम से धन मिलता है और इसका पैसा राजकोष में जमा हो जाता है। इसमें निजी क्षेत्र को निवेश करने की अनुमति नहीं होती है। इसमें जिसका जो लेखांकन होगा, लेखा परीक्षण होगा, सीएजी द्वारा होगा। इसके जो कर्मचारी होंगे लोक सेवक कहलाएंगे और उन पर समान कार्मिक नीति लागू होगा। समझते, ये सब क्या हुआ, आपके विभागीय उपक्रम के विशेषता हुए। तो विभागीय उपक्रम के कई लाभ भी है, उन्हीं मतलब विशेषता के आधार पर आप कुछ लाभ भी बतला सकते हो। तो सबसे पहला लाभ क्या होता है, विभागीय उपक्रम पर जहां तक नियंत्रण और जवाबदेहिता का सवाल है सबसे अधिक होता है। तो विभागीय उपक्रम पर नियंत्रण और जवाबदेहिता सर्वाधिक होता है। नंबर 2 क्या होता है, इसका सरकार के दूसरे इकाइयों के साथ अपेक्षाकृत बेहतर संबंध होता है, क्योंकि दोनों का स्वरूप एक ही होता है, इसलिए इसका सरकार के दूसरे इकाइयों के साथ बेहतर संबंध होता है। तीसरा क्या होता है, इसमें धन पर जो सरकार के धन होते हैं उस पर प्रभावी नियंत्रण रहता है। क्लियर, इसके नियम कानून नियमित है, निश्चित है, तो ये अपने निश्चित नियम कानून इत्यादि के कारण संगठन का सर्वाधिक जाना माना रूप है। क्लियर है। तो इसके बाद क्या होता है, बताइए, ये उन क्षेत्रों के लिए ज्यादा श्रेष्ठ माना जाता है जहाँ प्रतिरक्षा का मामला हुआ, सामरिक महत्व हुआ, अनिवार्य से जन सेवा की बात हुआ, वो सब के लिए क्या होता है, ये बेस्ट माना जाता है। तो लाभ क्या बतलाया मैंने, सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट लाभ बतलाया कि इसमें नियंत्रण और जवाबदेहिता सबसे ज्यादा होता है। दूसरा मैंने बतलाया इसका संगठन के सरकार के दूसरे इकाइयों के साथ बेहतर संबंध होता है। तीसरा बतलाया यह निश्चित नियम कानून के वजह से लोक उपक्रम का सबसे जाना माना रूप हुआ। समझ। चौथा क्या हुआ, इसमें जो होता है धन का दुरुपयोग करने की संभावना कम होती है। और नेक्स्ट बतलाया कि इसमें क्या होता है, यह प्रतिरक्षा हुआ, सामरिक महत्व हुआ, सुरक्षा, अखंडता, वही सब जैसे कार्यों के लिए बहुत बेहतर माना जाता है। क्लियर है। लेकिन जैसा कि अगर कोई लाभ है तो कुछ हानि भी होगा, तो लोक उपक्रम के कुछ, ये विभागीय उपक्रम के कुछ हानि भी है। तो हानि क्या है बताइए, इसमें स्वायत्तता का अभाव रहता है, क्योंकि नियंत्रण जवाबदेहिता जितना ज्यादा रहेगा उतना स्वायत्तता का कमी होगी। तो इसमें स्वायत्तता का क्या रहता है, अभाव रहता है। इसमें कठोर बजटीय और वित्तीय नियंत्रण देखने को मिलता है। तुम्हारे इसमें लाल फीताशाही और विलंब जैसे प्रवृत्ति भी देखने को मिलती है। समझ रहे हैं, इसमें सत्ता का केंद्रीकरण की प्रवृत्ति देखने को मिलती है। तो 4-5 परिसीमा बतलाया। क्या क्या परिसीमा मैंने बतलाया कि यह जो होता है, ये मतलब कह सकते हो कि इसमें सबसे ज्यादा नियंत्रण बहुत ज्यादा होता है। समझ रहे, इसमें नियंत्रण बहुत ज्यादा होता है, इसलिए स्वायत्तता और स्वायत्तता का अभाव होता है। इसमें लोचकता और कह सकते हो पहल प्रवृत्ति का अभाव होता है। इसमें लाल फीताशाही देखने को मिलता है, विलंब देखने को मिलता है, इसमें केंद्रीकरण की प्रवृत्ति देखने को मिलता है। तो ये सब इसके क्या है, परिसीमा है। क्लियर है। तो विभागीय उपक्रम आपने अभी देखा, विभागीय उपक्रम का नाम, एक दो नाम बताइए, तो भारतीय डाक, भारतीय रेल, परमाणु ऊर्जा, रक्षा उत्पादन इकाई इत्यादि। ठीक है, देयर इज नो कंफ्यूजन। अब हम लोग देखते हैं लोक निगम। जैसा कि एक दफा बीपीएससी में क्वेश्चन भी आया था, लोक निगम पर क्वेश्चन, मतलब आमतौर पर जब हम लोक उपक्रम बोलते हैं तो लोगों के जहन में लोक निगम ही आता है। समझ चलिए, लोक निगम और लोक उपक्रम लगभग लगता है जान एक दूसरे के लिए इस्तेमाल होने वाला शब्द है। तो लोक निगम लोक उपक्रम का सबसे ज्यादा प्रचलित रूप है, मतलब उसका पर्याय के रूप में प्रयुक्त होता है। और ये कह लो कि ये लोक प्रशासन के क्षेत्र में 20वीं सदी का खोज है। यानी 20वीं सदी के पहले लोक निगम, लोक प्रशासन में नहीं था। निगम हो सकता है प्राइवेट सेक्टर में काम करता हो, लेकिन सरकार के क्षेत्र में काम नहीं करता है। जैसे 20वीं सदी का सार्वजनिक क्षेत्र के मतलब लोक प्रशासन में एक नया नवाचार माना जाता है, नवीन खोज माना जाता है। जैसा कि क्वेश्चन ही पूछा गया था
इस संगठनात्मक स्वरूप में नवाचार है, नया खोज है। समझ रहे, जैसा कि रॉबसन एक महत्वपूर्ण विचारक है, वे क्या कहते हैं कि यह सरकारी संस्थाओं के क्षेत्र में 20वीं सदी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण खोज है। सरकारी क्षेत्र में इसका पहले उपस्थिति नहीं था, क्योंकि पहला लोक निगम जो विश्व में बना वह टीबीसी है, टेनेसी घाटी कॉर्पोरेशन, अमेरिका में जो 1920 के दशक में बना, और उसी के तहत भारत में 1948 में डीवीसी बना, दामोदर घाटी निगम। तो पहला लोक निगम अमेरिका में विश्व का बना टीबीसी, और पहला लोक निगम भारत में डीवीसी बना 1948 में। क्लियर है। अब जो लोक निगम है इसकी बड़ी खासियत है, इसमें लोक प्रशासन के भी गुण है, निजी प्रशासन के गुण है। ये कह सकते हैं कि ये दोनों के बीच मध्य मार्ग जैसा है, समझ रहे। इसलिए आप देखोगे जैसे मॉरिसन, इसमें 2-3 डिफिनेशन भी आप जब पढ़ाई करोगे, लिखत इसका तैयारी करोगे तो 1-2 डिफिनेशन पढ़ सकते हो। जैसे मॉरिसन ने डिफिनेशन दिया, फिर अमेरिकी राष्ट्रपति रोजवेल्ट ने डिफिनेशन दिया, फिर डेमोक ने डिफिनेशन दिया, तो अर्नेस्ट डेविस ने डिफिनेशन दिया। मैं जब संगठन के रूप पढ़ा रहा था तो उस समय भी इस टॉपिक पर आपके साथ डिस्कस किया था, तो आप 2 डिफिनेशन दे याद कर सकते हो। जैसे हर्बर्ट मॉरिसन क्या कहता है, हर्बर्ट मॉरिसन कहता है कि लोक निगम में हम क्या पाते हैं, सार्वजनिक उद्देश्य के प्राप्ति के लिए, सार्वजनिक उद्देश्य के प्राप्ति के लिए लोक स्वामित्व पाते हैं, लोक जवाबदेहिता पाते हैं, और वाणिज्यिक प्रबंध, तीनों का योग पाते हैं। मतलब लोक उपक्रम में या लोक निगम में हम सार्वजनिक उद्देश्य के प्राप्ति के लिए लोक स्वामित्व, लोक जवाबदेहिता और वाणिज्यिक प्रबंध के योग होता है। समझ रहे। रूजवेल्ट जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे, उन्होंने क्या कहा कि लोक उपक्रम जो होता है वह सरकार के शक्ति के आवरण से ढका रहता है, सरकार के शक्ति के आवरण से ढका रहता है, परंतु क्या होता है इसका जो इसमें निजी उपक्रम का लोचकता और पहल प्रवृत्ति होती है। जो निजी उपक्रम का जो लोचकता होगी, वो पहल प्रवृत्ति होगी, वह लोक निगम में आपको देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार आप देखते हो कि लोक निगम जो होता है वर्चुअली, समझ रहे हैं, लोक निगम जो होता है उसमें लोक उपक्रम के भी, लोक प्रशासन के भी गुण होते हैं और निजी प्रशासन के भी गुण होते हैं। लोचकता, स्वायत्तता वगैरह जो होगा वह निजी प्रशासन का होगा, और स्वरूप क्या होगा, लोक प्रशासन का होगा। देयर इज नो कंफ्यूजन। मैंने अभी थोड़ा देर पहले बताया कि विश्व का सबसे पहला लोक निगम अमेरिका में टीबीसी बना, और उसी के तर्ज पर भारत में पहला लोक निगम कौन बना, डीवीसी। तो भारत में कुछ लोक निगम का उदाहरण बतलाओ, तो भारत में पहला लोक निगम डीवीसी रख लो, फिर आरबीआई को रख लो, फिर सार्वजनिक बैंक को रख सकते हो, फिर आप भारतीय औद्योगिक वित्त निगम को रख सकते हो, फिर आप कह सकते हो सार्वजनिक, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को ले सकते हो, LIC को ले सकते हो, ONGC को ले सकते हो, भारतीय खाद्य निगम FCI फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को ले सकते हो। तो ये सब क्या हुआ, भारत में केंद्र स्तर पर लोक निगम के कुछ उदाहरण है। राज्य में भी कई लोक निगम होते हैं, जैसे बिहार में कुछ लोक निगम है, उसका उदाहरण बोलो तो बिहार राज्य पथ परिवहन निगम, नाम तो सुना होगा, बिहार राज्य पथ परिवहन निगम। दूसरा बिहार राज्य वित्त निगम, ये भी आपने सुना होगा। फिर बिहार राज्य भूमि विकास बैंक निगम, समझ रहे। उसके बाद बिहार राज्य विद्युत बोर्ड। तो ये सब है, भूमि विकास बैंक हुआ या फिर विद्युत बोर्ड हुआ, ये सब राज्य स्तर पर लोक निगम के उदाहरण हुए। क्लियर है। तो जैसा कि नाम से भी परिभाषा से पता लग गया, उस दौरान आपको बताया निगम 2 शब्दों से बना है। निगम, नी मतलब नहीं, गम मतलब जाने वाला, यानी जो कभी जाता नहीं है, अर्थात जो लगातार बना रहता है, जो राजनीतिक परिवर्तनों से अप्रभावित हमेशा अस्तित्व बना रहता है, उसी को लोक निगम कहते हैं। नहीं समझ, यानी कि सरकारें आती है जाती है, लेकिन लोक निगम को कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वह पहले भी था और अभी भी रहेगा, तो इसलिए इसको लोक निगम कहते हैं। कि इस समय क्या होता है, बहुत सारी खासियत है। तो जरा हम लोग देखते क्या क्या विशेषता है, तो लोक निगम का पहला और सबसे इम्पोर्टेंट विशेषता है कि इसका पृथक वैधानिक दर्जा होता है। समझ रहे, इसका क्या होता है, पृथक वैधानिक दर्जा होता है। विभाग जैसा नहीं होता है कि विभाग राज्य की संप्रभुता को उदाहरण करता है, ये जो होता है इसका पृथक वैधानिक दर्जा होता है। ये अपने नाम पर संपत्ति अर्जित कर सकता है, अनुबंध प्राप्त कर सकता है और कानूनी वाद विवाद में संलग्न हो सकता है। दूसरा क्या होता है,
इसकी स्थापना जो होती है विधायिका के द्वारा होती है या विधायी अधिनियम के तहत कार्यपालिका द्वारा होती है। यानी कि इसकी स्थापना में विधायिका का अच्छा खासा प्रभाव रहता है, यानी बगैर विधायी अनुमति का आप इसको स्थापित नहीं कर सकते हो, तो इसकी स्थापना विधायी अनुमति के साथ होता है। नंबर 3 क्या कह सकते हो, इसमें पूरा पैसा किसका लगा रहता है, सरकार का पैसा लगा रहता है। इसमें धन जो होता है सरकार द्वारा निवेशित होता है। क्लियर है, इसका अपना पूंजी होता है और इसका अपना धन होता है जिसमें इसकी पूंजी भी होता है, इसका लाभ भी होता है और इसे जनता से या दूसरे स्रोतों से उधार द्वारा जन संग्रह करने का अधिकार होता है। धन संग्रह और यह अपने धन का अपने व्यवसायिक हित के अनुसार उपयोग करने में सक्षम भी होता है। देयर इज नो कंफ्यूजन। इसका प्रबंधन कौन करता है, इसका प्रबंधन निदेशक मंडल द्वारा कौन करता है, जिसमें सदस्य और अध्यक्षों की नियुक्ति कौन करता है, सदस्य और अध्यक्ष की नियुक्ति सरकार करती है। क्लियर। इसके अलावा इसमें देखते हो इसके जो कर्मचारी होते हैं वे लोक सेवक नहीं कहलाते हैं, बल्कि पृथक और विशिष्ट होते हैं। इनका पृथक सेवा शर्त होता है। क्लियर है। नेक्स्ट, और लोक सेवक यदा कदा प्रतिनियुक्ति के आधार पर जाते हैं फिर लौट आते हैं। क्लियर है। फिर इसके अलावा इसमें और क्या खासियत देखते हो, इसका जो इसे व्यवसायिक मामले में, प्रबंधन मामले में, डे टू डे मामले में पर्याप्त स्वायत्ता और मतलब कह सकते हो लोचकता प्राप्त होती है और ये सरकार के अनावश्यक हस्तक्षेप और नियंत्रण से मुक्त होता है। क्लियर है। देयर इज नो कंफ्यूजन। तो आप मेरे से 5 विशेषता पूछो विभाग के बारे में तो मैं क्या बोलूंगा, तो मैं विभाग का विशेषता नहीं, निगम का, लोक निगम का 5 विशेषता बताइए। तो पहला विशेषता यह 20वीं सदी का आगमन है, 20वीं सदी का उपज। दूसरा, इसमें लोक उपक्रम और निजी उपक्रम दोनों के गुण होते हैं। तीसरा, इसका पृथक वैधानिक दर्जा होता है और अपने नाम पर यह सब कुछ कर सकता है। चौथा, इसकी स्थापना विधायी अनुमति से होती है, इसलिए जो भी परिवर्तन करना होगा उसमें विधायिका का अनुमति मस्ट होगा। फिर नेक्स्ट क्या होता है, इसमें जो इसका अपना धन होता है, ये अपने धन का प्रयोग अपने व्यवसाय के अनुसार, हितों के अनुसार कर सकता है। क्लियर। इसके अपने कर्मचारी होते हैं और लोक सेवक उसमें केवल प्रतिनियुक्ति के आधार पर जा सकते हैं कुछ दिन के लिए। और यह सरकार के अनावश्यक हस्तक्षेप और नियंत्रण से मुक्त होता है। इसका प्रबंधन कौन करता है, निदेशक मंडल करता है, जिसके नियुक्ति कौन करते हैं, सरकार करती है। क्लियर। अब देखते हैं इसके भी कुछ लाभ होंगे। जब विभाग निगम है तो उसके लाभ भी होंगे। तो लाभ में पहला लाभ क्या हुआ, इसे दैनिक प्रशासन में स्वायत्ता मिली होती है। इसे डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन में किसी से पूछने की जरूरत नहीं होती है। यह राजनीतिक हस्तक्षेप और दलगत प्रभाव से क्या होता है, मुक्त होता है। नेक्स्ट क्या होता है, इसमें जो आप देखोगे लोक उपक्रम का स्वायत्ता और निजी सार्वजनिक क्षेत्र विभागों का जवाबदेहिता और निजी क्षेत्र के स्वायत्ता दोनों का समावेश आपको मिलेगा। तुम्हारी दक्षता उसका निजी प्रशासन जैसा होगा और जवाबदेहिता इसका किसका ऐसा होगा, लोक प्रशासन जैसा होगा। नेक्स्ट देखोगे कि यह जो होता है मतलब इसमें आप देखोगे सामाजिक मतलब कह सकते हो मतलब आर्थिक क्रियाकलापों पर सामाजिक नियंत्रण का एक बहुत अच्छा उदाहरण है। मतलब आर्थिक क्रियाकलापों पर किसका होता है, समाज का नियंत्रण बोलो या फिर यूँ कह सकते हो कि जनता का नियंत्रण बना रहता है। नेक्स्ट, इसके बाद क्या, इसमें वित्तीय और प्रशासनिक मामले में, वित्तीय और कार्मिक मामले में पर्याप्त लोचकता और स्वायत्ता मिली होती है। यह सरकार के अनावश्यक नियम कानून से मुक्त होता है। तो 2-4 लाभ मेरे को फिर से बदलाओ। पहला लाभ आर्थिक जीवन पर सामाजिक नियंत्रण का उपकरण है। दूसरा, इसे दैनिक प्रसार क्रियाकलापों में स्वायत्ता मिला है। तीसरा, इसमें निजी क्षेत्र का दक्षता और लोक क्षेत्र का जवाबदेहिता दोनों देखने को मिलता है। चौथा, यह सरकार के अनावश्यक हस्तक्षेप और नियंत्रण से मुक्त होता है। नेक्स्ट, वित्तीय मामले में और कार्मिक मामले में पर्याप्त लोचकता और स्वायत्ता मिली। ठीक है, लेकिन इसके कुछ माइनस पॉइंट भी होंगे, परिसीमाएं भी है। तो इसके परिसीमाओं में क्या है बताइए कि चूंकि इसकी स्थापना में विधायिका की अनुमति रहती है और विधायिका सदैव सत्र में नहीं होती, इसलिए आप चाहोगे डे टू डे डेली बदलना तो बदल नहीं सकते हो। तो इसमें सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि यह प्रतिदिन या डेली चेंज करने के वाले संगठन के दृष्टि से अनुपयुक्त होता है। इसमें जैसा चाहोगे हर दिन परिवर्तन कर सके
वैसा आप नहीं कर सकते हो। दूसरा क्या होता है कि इसमें जो आपको जवाबदेहिता बतलाया और दक्षता बतलाया, इन दोनों के बीच में तालमेल बैठाने में कई दफा क्या होता है, कठिनाई होती है। तीसरा क्या होता है, दैनिक मामले और नीतिगत मामले में भेद करने में कई दफा क्या होती है, कठिनाई होती है। दोनों के बीच भेद नहीं होता। और सबसे दिक्कत क्या है कि जो राजनीतिक, जो आर्थिक, मतलब जो राजनीतिक सत्ता जो होता है, यहाँ पर जो सत्ता जो हुआ वह शक्ति किसके हाथ में, गैर प्रतिनिधित्वपूर्ण हाथों में निहित होता है, जिसके हाथों दुरुपयोग होने का भय होता है। और व्यवहार में या वित्तीय और कार्मिक मामलों में जो कहा गया कि बहुत ज्यादा लचकता और स्वायत्ता धारण करता है, ऐसा कुछ नहीं है। मंत्री जी जो मंत्रालय इन्हें अपना हिस्सा के रूप में ही देखती है और उसी समान इन्हें आदेश निर्देश देते रहती। देयर इज नो कन्फ्यूजन। अभी यहाँ पे हाल नहीं देखा होगा कि किसी मतलब कोरोना प्रकरण मामले में देखा होगा कि डीएम ने जाकर बैंक में देखा कि वहां पर लोग जो सुरक्षा के नियम है उसको लागू कर रहे थे वह नहीं, और नहीं तो उसको फाइन कर दिया। यानी विभाग का नियंत्रण वहां ही फैला हुआ रहता है। होता है कि नहीं होता है? सो दिस इज बेसिक पॉइंट। तो फिर मेरे को जरा रिपीट करो क्या क्या इसका माइनस पॉइंट है। तो माइनस पॉइंट ये हुआ कि अगर आप चाहोगे कि डे टू डे लाइफ में इसको परिवर्तन करें, ये नहीं हो सकता क्योंकि संसद हमेशा सत्र में नहीं रहता है। दूसरा, दैनिक मामले और नीतिगत मामले में भेद करना कई दफा कठिनाई होता है। फिर स्वायत्तता और जवाबदेहिता दोनों के बीच तालमेल बैठाने में कठिनाई होती है। नेक्स्ट, इसमें जो राजनीतिक शक्ति है होना चाहिए प्रतिनिधित्वपूर्ण हाथों में, लेकिन यहाँ पर गैर प्रतिनिधित्वपूर्ण हाथों में, यानी निदेशक मंडल के हाथों में, जो उसका मिसयूज भी कर सकता है। और चौथा, ये दैनिक और प्रशासनिक मामले में या कार्मिक और वित्तीय मामले में उतना स्वायत्ता और लोचकता नहीं रखता जितना कहा गया है। आम व्यवहार में मंत्रालय इसे अपने इकाई के रूप में देखते और उसी समान दिशा निर्देश देते रहती। क्लियर है? देयर इज नो कंफ्यूजन। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, जो सबसे नेक्स्ट इम्पोर्टेंट है सरकारी कंपनी। ये भी लोक निगम का बड़ा इम्पोर्टेंट रूप है कि भारत में लोक उपक्रम में जो सबसे प्रचलित रूप है, जो सबसे लोकप्रिय रूप है, वह क्या है, सरकारी कंपनी। समझ रहे हैं? तो सरकारी कंपनी जो होता है निजी कंपनी के जैसा ही होता है, और इसकी स्थापना भी जो भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 के तहत ही होता है। लेकिन जो पिछले दिनों भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 को बदल दिया गया है और इसके जगह भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 अपनाया गया है और उसमें कुछ फेर बदल किया गया है। तो भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 के तहत इनकी स्थापना होती। क्लियर है? तो जो अगर आपको सरकारी कंपनी का डिफिनेशन देखना हो तो वह सरकारी कंपनी का डिफिनेशन क्या हो सकता है, तो आप बतलाओगे सरकारी कंपनी वह कंपनी हुआ जो किसके द्वारा, सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा या राज्य सरकार द्वारा, या केंद्र सरकार या राज्य सरकार दोनों द्वारा, या फिर केंद्र सरकार राज्य सरकार एक तरफ और निजी क्षेत्र द्वारा स्थापित किया जाता है, और जिसमें सरकार की पूंजी कम से कम कितना रहता है, 51% रहता है। यह पारंपरिक परिभाषा। क्लियर है? देयर इज नो कंफ्यूजन। तो ये इसको हम लोग क्या कहते हैं, सरकारी कंपनी कहते हैं। तो सरकारी कंपनी किसको कहेंगे, सरकारी कंपनी वह कंपनी होगा जो जिसकी स्थापना सरकार द्वारा, समझ रहे हैं, पूरी पूंजी के द्वारा, सरकार के पूरी पूंजी के द्वारा, या सरकार और निजी क्षेत्र द्वारा, जिसमें अधिकतम 51% पूंजी सरकार के द्वारा निवेशित हो, स्थापित किया गया है। देयर इज नो कंफ्यूजन। सरकारी कंपनी जो होता है वह दो प्रकार का होता है। एक को कह सकते हो पब्लिक लिमिटेड कंपनी, एक को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कह सकते हो। तो पब्लिक लिमिटेड कंपनी किसको कहते हैं, जिसमें शेयर धारकों की जो संख्या होती है वह अनलिमिटेड होता है। और प्राइवेट लिमिटेड में क्या होता है, शेयर धारकों की अधिकतम संख्या क्या होता है, नियमित होता। पहले जो था कि प्राइवेट लिमिटेड में था कि न्यूनतम 2 अधिकतम 50, अब 50 की संख्या को हटा दिया गया है और उसे बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, 200 कर दिया गया है। या अधिकतम संख्या कितना होगा, 200। पहले जो था पार्टनर, जो निजी क्षेत्र में जो पार्टनर होते थे, या इसमें जो सरकारी कंपनी में पार्टनर की संख्या, पहले अगर आप बैंक वगैरह बैंकिंग क्षेत्र में स्थापित कर रहे हो कंपनी तो 10 और दूसरे क्षेत्र के लिए 20 था। अब पार्टनर की संख्या बढ़ाकर 50 कर दिया गया।
ठीक है। इसके अलावा इस नए कंपनी अधिनियम में सिंगल कर सकते हो 1 पर्सन कंपनी के स्थापना का ये प्रावधान किया गया कि एक ही व्यक्ति मालिक होगा, उसमें शेयर होल्डर वगैरह नहीं होंगे। क्लियर है। तो इस प्रकार 2013 में जो भारतीय कंपनी अधिनियम है उसे परिवर्तन किया गया और कुछ परिवर्तन से शेयर धारकों की संख्या, पार्टनर्स की संख्या और एक सदस्य 1 मेंबर कंपनी की व्यवस्था की गई। क्लियर है। कंपनी 2 प्रकार का भी मैं तुरंत बतलाया, 3 प्रकार का हो गया, प्राइवेट लिमिटेड और पब्लिक लिमिटेड। अब प्राइवेट लिमिटेड और पब्लिक लिमिटेड के अलावा एक और भी हो गया जिसको 1 पर्सन कंपनी कह सकते हैं, जिसमें एक ही व्यक्ति है वही उसका सब कुछ करता धरता है। सर ठीक है। तो सरकारी कंपनी का कुछ उदाहरण बतलाओ। तो सरकारी कंपनी के बहुत सारे उदाहरण है, जैसे आप लिख सकते हो भेल कर सकते हो, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स प्राइवेट लिमिटेड, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड, फिर कर सकते हो राष्ट्रीय फर्टिलाइजर कारपोरेट एंड केमिकल प्राइवेट लिमिटेड, हिंदुस्तान मशीन टूल्स, फिर कर सकते हो फर्टिलाइजर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, शिपिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, समझ रहे हो, इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज लिमिटेड, नेशनल कोल डेवलपमेंट कारपोरेशन, फिर इंडियन टूरिज्म डेवलपमेंट कारपोरेशन, इंडियन ऑयल कारपोरेशन। ये सब को हम लोग क्या बोलते हैं, सरकारी कंपनी। लेकिन यहाँ पर याद रखिएगा बहुत सारे सरकारी कंपनी अपने नाम के साथ कारपोरेशन शब्द इस्तेमाल करती है, लेकिन वर्चुअली है वो कंपनी, नाम केवल कारपोरेशन रखी हुई। क्लियर है। इंडियन ऑयल कारपोरेशन, हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन वगैरह वगैरह है सरकारी कंपनी, लेकिन अपने नाम के साथ कारपोरेशन शब्द इस्तेमाल करती है। क्लियर, वेरी नो कंफ्यूजन। तो फिर यहाँ पर आप देखते हो कि सरकारी कंपनी जिसमें लिमिटेड लिखा हुआ है, प्राइवेट लिमिटेड, तो प्राइवेट लिमिटेड का मतलब क्या हुआ, इसमें शेयर धारकों की संख्या सीमित है। और जिसमें पब्लिक लिमिटेड, इसका मतलब शेयर धारकों की संख्या अनिश्चित है, आप जितना चाहे सीमित, जितना चाहे उसमें शेयर धारक हो सकते हैं। राज्य स्तर पर कुछ सरकारी कंपनी का नाम मतलब, जो बिहार में कुछ सरकारी कंपनी का नाम मतलब, तो बिहार में सरकारी कंपनी हो सकता है जैसे कहते हैं बिहार साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड, SPDL देखते हो, पावर डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड, साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड, नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड, ये सब हो गया जो विद्युत बोर्ड का बनाया गया है। फिर आपका सत्य बिहार राज्य पुल निगम निर्माण लिमिटेड, ये भी हो सकता है। बिहार राज्य कह सकते हो पर्यटन विकास निगम लिमिटेड। क्लियर है। तो ये सब क्या, बिहार स्कूटर लिमिटेड, ये सब बिहार इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड, ये सब क्या होगा, बिहार में सरकारी कंपनी के उदाहरण हुए। क्लियर है, वेरी नो कंफ्यूजन। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं सरकारी कंपनी के क्या क्या विशेषता होती। तो सरकारी कंपनी का बहुत सारा विशेषता लोक निगम जैसा ही होता है, इसका भी अपना पृथक वैधानिक दर्जा होता है, अब अपने नाम पर संपत्ति अर्जित कर सकता है, अनुबंध प्राप्त कर सकता है और वाद विवाद में संलग्न ले सकता है। सरकारी कंपनी की स्थापना जो होता है कार्यकारी आदेश के तहत होता है, समझ रहे। और इसके स्थापना के समय एक मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन तैयार किया जाता है, एक ज्ञापन और घोषणा पत्र तैयार किया जाता है, और उसमें इसमें क्या कार्य होंगे, क्या उद्देश्य होंगे, क्या कौन सदस्य होंगे, सबका उल्लेख रहता है, और जिसमें आप सरलता से परिवर्तन कर सकते हो। कोई बहुत जिसमें कंपनी रजिस्ट्रार होता है उसको केवल सूचना देना होता है और उसके आप जैसे चाहे उसको मैनेज कर सकते हो। तीसरा क्या होगा बताइए, इसमें पूंजी सरकार के द्वारा या तो पूरा का पूरा लगा होगा या मैक्सिमम पूंजी किसका लगा होगा, सरकार के द्वारा लगा होगा। क्लियर है। इसका अपना फंड होगा या अपने फंड का अपने व्यवसायिक हित के अनुसार प्रयोग करेगा। इसके फंड में कौन कौन होगा, इसका कैपिटल होगा, इसका प्रॉफिट होगा और इसके लोन वगैरह से पैसा जिसने जनरेट के वो होगा। इसका कर्मचारी भी अलग नहीं होंगे, इसके कर्मचारी कौन होंगे, इसका अपना होगा और इसका अपने कार्मिक नीति होंगी और लोक सेवक इसमें नहीं आते इन जनरल। इसका प्रबंधन कौन करता है, इसका प्रबंधन निदेशक मंडल करता है और निदेशक मंडल में सरकार का रिप्रेजेंटेशन कितना होता है, जितना उसका पूंजी होता है। अगर 100% पूंजी सरकार का है तो 100% डायरेक्टर सरकार का होगा और कम जितना पूंजी सरकार का होगा उतना इसके डायरेक्टर्स होंगे। ये भी सरकार के अनावश्यक हस्तक्षेप और नियंत्रण से मुक्त रहते हैं और कह सकते हैं इस महीने में सबसे ज्यादा स्वायत्तता इसे प्राप्त रहता है। क्लियर है। कार्मिक मामले में, वित्तीय मामले में
तो 5 विशेषता बतलाओ सरकारी कंपनी के बारे में। तो सरकारी कंपनी की स्थापना भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों के तहत होता है और यह अपने कार्य व्यवहार में निजी कंपनी के जैसा होता है। ठीक है, इसका पृथक वैधानिक दर्जा होता है जिसमें अब जिससे अपने नाम पर संपत्ति अर्जित कर सकता है, अनुबंध प्राप्त कर सकता है, कानूनी वाद विवाद में संलग्न हो सकता है। ठीक है, इसकी स्थापना कार्यकारी आदेश द्वारा होती है जिसमें एक घोषणा पत्र और ज्ञापन होता है जिसमें जब चाहो परिवर्तन कर सकते हो। नेक्स्ट, इसका अपना वित्त होता है जिसमें उसकी पूंजी, लाभ और ऋण होता है। ये अपने व्यवसाय के अनुसार इसको मैनेज कर सकता है। इसके अपने कर्मचारी होते हैं और ये अपने हिसाब से उसको मैनेज करता है। इसका प्रबंधन निदेशक मंडल द्वारा होता है जिसमें सरकार का प्रतिनिधित्व उसके पूंजी पर निर्भर करता है और इसे भी दैनिक मामले में बहुत सारे सुविधाएं स्वायत्ता प्राप्त होता है। यह सरकार के अनावश्यक हस्तक्षेप नियंत्रण से मुक्त रहता है। क्लियर है? तो ये इसका प्लस पॉइंट हुआ। अब देखिए इसका लाभ क्या क्या हुआ, इसके भी कई लाभ होंगे। जैसे सबसे पहला, इसे स्थापित करना और संचालित करना आसान होता है। समझ रहे, इसका स्थापना करना सबसे आसान है, जब चाहो तो स्थापित कर लो। दूसरा क्या होता है, इस पर सरकार का वैसे पर्याप्त नियंत्रण भी रहता है। ऐसा नहीं कि सरकार के नियंत्रण से बाहर है। हाँ, विधायी नियंत्रण नहीं रहता है लेकिन सरकार का नियंत्रण रहता है। यह निजी क्षेत्र के साथ बेहतर संबंध रख सकता है, समझ रहे हैं, या फिर वैसे दैनिक प्रशासन में इसे पर्याप्त स्वायत्ता मिली होती है। इसे कार्मिक प्रशासन और वित्तीय प्रशासन में लचकता और स्वायत्ता मिली होती है। इसे स्थापित करना और संचालित करना क्या होता है, आसान होता है। इसको आप जैसा चाहो वैसे विस्तार कर सकते हो, विविधीकरण कर सकते हो। तो सरकारी कंपनी का कुछ विशेषता बतलाओ, लाभ बतलाओ। तो पहला लाभ, इसे स्थापित करना आसान होता है, बड़ा आसान है। दूसरा, सरकार का नियंत्रण भी ठीक ठाक है। तीसरा, इससे वित्तीय और प्रशासनिक कार्मिक मामले में स्वायत्ता और लचकता प्राप्त है। इसे विस्तारित करना, विविधीकरण करना इसका आसान होता है, समझ रहे। नेक्स्ट, इसे मतलब कह सकते हैं दैनिक प्रशासन में काफी स्वायत्ता मिली होती है। क्लियर? लेकिन अब हानि भी होगा और सबसे ज्यादा हानि, इसका सबसे ज्यादा आलोचना होता है कि इसमें जवाबदेहिता का पूरी तरह अनदेखा होता है। इसे सत्ता का प्रायद्वीप कहा जाता है, समझ रहे। इसे आइलैंड, टापू कहा जाता है। इसको राजशाही के अंदर राजशाही कहा जाता है, समझ रहे हैं। ये कहा जाता है कि सरकारी, जब नाम बोल रहे हो कंपनी और भावना है नियंत्रण वाला, तो कंपनी नाम से भी जो जिस रूप में स्थापित किया जाता है उसके भावना के विपरीत है ये। नेक्स्ट, इसमें जो वित्तीय और कार्मिक मामले में लचकता और स्वायत्ता की बात कही जाती है वो केवल कहने को है, व्यवहार में सरकार इस पर सबसे ज्यादा हस्तक्षेप और नियंत्रण रखती है, समझ रहे हैं। इसके अलावा और क्या देख सकते हो, इसका और क्या क्या हो गया, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। पहला, इसका हानि क्या हुआ, जवाबदेहिता का अभाव, स्वायत्ता का टापू हुआ, यह राजशाही के अंदर राजशाही हुआ, यह भारतीय संविधान के साथ और कंपनी अधिनियम के साथ धोखा हुआ। जब आप सरकारी कंपनी बोल रहे हो यानी सरकार के हाथ में पूरा नियंत्रण, और कंपनी मतलब समूह होता है और यह बिल्कुल एक व्यक्ति के हाथ में, एक व्यवस्था के हाथ में सिमट जाता है। ये संविधान के साथ धोखा और कह सकते हो कंपनी अधिनियम के साथ धोखा। नेक्स्ट, इसमें जो मैंने अभी बताया कि इसका मतलब स्वायत्ता ज्यादा होने के वजह से दुरुपयोग ज्यादा होता है और दुरुपयोग, जवाबदेहिता और नियंत्रण का अभाव होता है। विधायी नियंत्रण बिल्कुल होता ही नहीं इसमें, ठीक है। और नेक्स्ट जो होता है, मंत्रालय और विभाग इसको अपने व्यवस्था समझते हैं और बिल्कुल उसी तरह हुक्म चलाते हैं जैसा दूसरे विभागों को चलाते हैं। कुछ मायने में इसका कुछ ज्यादा दुरुपयोग भी होता है। तो आपने अभी देखा विभाग के, ये विभाग, निगम, कंपनी वगैरह के दोष देखे, लाभ देखे, विशेषता देखे, सब देखे आपने। लोक निगम के और भी, लोक उपक्रम के और भी कुछ उदाहरण है। जैसे आपको मैं बतलाऊं कि कुछ लोक उपक्रम नियंत्रण बोर्ड के रूप में स्थापित किया गया। आप अवशिष्ट कर दो मिला जुला, जैसे पहला विभागीय उपक्रम, दूसरा लोक निगम, तीसरा सरकारी कंपनी, चौथा को आप कह दो मिसलेनियस। उसमें क्या क्या हो सकता है, कंट्रोल बोर्ड, जैसे नदी घाटी परियोजना की स्थापना के लिए संसदीय अधिनियम से बनता है। इसको हम लोग नदी घाटी परियोजना के लिए जैसे कह सकते हो भाखड़ा नागल हो गया, इसमें
भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड हो गया, फिर कह सकते हैं नागार्जुन सागर कंट्रोल बोर्ड हुआ, ये सब उसी रूप में हो गया। फिर कुछ पब्लिक ट्रस्ट के रूप में स्थापित किया गया, जैसे यूटीआई वगैरह को रख सकते हो। फिर कुछ कुछ कमीशन बनाया गया आयोग के रूप में संसद द्वारा, इसका केवीआईसी खादी ग्राम उद्योग बोर्ड वगैरह का नाम सुने होंगे, समझ रहे। फिर होल्डिंग कंपनी, बहुत से कोयला की कंपनियों को मिलाकर सीआईएल बना दिया गया, या फिर लोहा की कंपनियों स्टील की कंपनियों को मिलाकर सेल कर दिया गया। फिर कमोडिटी बोर्ड, कमोडिटी जैसे वस्तु हुआ, जैसे रबड़ हुआ, चाय हुआ, कॉफी हुआ, इसके संवर्धन के लिए बनाया गया कॉफी बोर्ड, रबड़ बोर्ड, ठीक है। फिर उसके बाद आपका सहकारी समितियां बहुत सारे होती है। सहकारी समिति में ऐसे कह सकते हो, ऐसे डेयरी इंडियन डेयरी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन हुआ, ट्रेड फेयर अथॉरिटी ऑफ इंडिया हुआ, नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन हुआ, ये सब किस रूप में काम करते हैं? ये सब कमोडिटी सहकारी समिति के रूप में काम करते हैं। तो मिसलेनियस में किसका किसका बतलाया? तो कंट्रोल बोर्ड, तो पब्लिक ट्रस्ट, तो फिर कमीशन, फिर आपको बतलाया होल्डिंग कंपनी, फिर कमोडिटी बोर्ड, और फिर बतलाया कोऑपरेटिव सोसाइटी। ये सब क्या हुआ? ये सब लोक उपक्रम के कुछ मिसलेनियस रूप है, ज्यादा संख्या में नहीं है, लेकिन कुछ ऐसा भी क्लियर है। अब हम लोग देखते हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट है कि भारत में लोक उपक्रमों की स्थापना बहुत ही मतलब कह सकते हो उल्लास से किया गया है, बहुत ही व्यापक उद्देश्य को ध्यान में रखकर किया गया। तो उस हिसाब से देखा जाए लोक उपक्रमों को व्यापक स्वायत्ता दी गई है, और लोक उपक्रमों को उस पर व्यापक नियंत्रण भी रखा गया, क्योंकि लोक उपक्रम में लोक प्रशासन के नियंत्रण और जवाबदेहिता के तत्व भी है, और निजी क्षेत्र के स्वायत्ता और लोचकता भी है। तो आप मेरे को बता सकते हो कि लोक उपक्रम में स्वायत्ता कैसे दिया गया? स्वायत्ता या मतलब कह सकते क्या क्या तरीका है जिसके माध्यम से इनको अधिकार मिला हुआ है, इनको स्वायत्ता प्राप्त बता सकते हो क्या क्या है? जैसे आप कह सकते हो पहला इन्हें पृथक वैधानिक दर्जा, पृथक वैधानिक दर्जा मतलब समझ रहे हो, इनके अपना वजूद है, इनको आप अपने हिसाब से मैनिपुलेट नहीं कर सकते, सरकार इनको भी अपने तरीका से बहुत ज्यादा मैनिपुलेट नहीं कर सकते। तो पहला इनको पृथक वैधानिक दर्जा मिला हुआ है, क्लियर है। अपने नाम पर संपत्ति अर्जित कर सकते हैं, या अपने नाम पर कानूनी वाद विवाद में संलग्न हो सकते हैं, अनुबंध प्राप्त कर सकते हैं वगैरह वगैरह। नेक्स्ट क्या होता है मतलब ये इनका पृथक वित्त होता है, जिसमें ये अपने व्यवसायिक हित के अनुसार या उसका व्यवसाय पर भी कर सकते हैं, समझ रहे हैं। तो इनका पृथक वित्त हुआ, मेरी बात समझ रहे हैं, देरी दो कन्फ्यूजन। इनका पृथक प्रबंधन होता है, निदेशक मंडल होता है, जिसमें सरकार का प्रतिनिधित्व उसके पूंजी के अनुपात पर निर्भर करेगा, तो इनका पृथक प्रबंधन होगा, इनका अपना निदेशक मंडल होगा, या सरकार के अनावश्यक हस्तक्षेप नियंत्रण इत्यादि से क्या होंगे? मुक्त होंगे। इनका देखोगे कि इनका इसका पृथक कर्मचारी होता है, इनका अपना कर्मचारी होता है, जैसा वो चाहे उसको मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। इनका लेखांकन लेखा परीक्षण भी देखते हो, आम विभाग जैसा नहीं होता है, इनका लेखा परीक्षण और लेखांकन इनके अपने व्यवसाय हितों के अनुसार होता है, मुझे बात समझ रहे? तो जैसे भारत में लोक उपक्रमों की स्थापना जो की गई है, और यह मानकर की गई कि इन्हें व्यापारिक प्रकार का काम करना है, सामरिक महत्व का काम करना है, जोखिम पूर्ण काम करना है, वाणिज्यिक महत्व के काम करना है, इसलिए इन्हें फ्री हैंड दिया जाना चाहिए। और फ्री हैंड देने के लिए इनको क्या मिला हुआ? अलग से वैधानिक दर्जा मिल गया, अलग से वित्त मिल गया, अलग से प्रबंधन मिल गया, अलग से कर्मचारी मिल गया, अलग से लेखांकन लेखा परीक्षण की व्यवस्था कर दी गई, ताकि ये अपने हिसाब से काम कर सके, अपने व्यवसायिक मापदंड और वाणिज्य के हित के अनुसार निर्णय ले सके। जैसे भी आप देख रहे हो, जैसे मतलब विशेष प्रावधान का मतलब क्या देख सकते हो? जैसे महारत्न वगैरह का, अभी नवरत्न महारत्न वगैरह का जो दर्जा दिया गया, ये सब भी उसको क्या दिया गया? स्वायत्ता दिया गया। MOU का नाम ले सकते हैं, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, इसके तहत भी इन्हें क्या दिया गया? स्वायत्ता दिया गया। बदले में हाँ, इन्हें कुछ अपना जवाबदेही बनता है, लेकिन ये सब क्या हुआ? उन्हें स्वायत्ता प्राप्त है। हमारे पहला कन हुआ वैधानिक दर्जा, दूसरा हुआ पृथक वित्त हुआ, तीसरा पृथक प्रबंधन हुआ, चौथा कर्मचारी हुआ, पांचवा लेखांकन लेखा परीक्षण अपने हितों के अनुसार हुआ, फिर महारत्न नवरत्न
जैसे बहुत सारे उसको एक्स्ट्रा लाभ मिला हुआ। फिर MOU जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग इन्होंने साइन किया है, इसके तहत इन्हें बहुत सारा लाभ मिला हुआ। तो ये सब क्या है, इनको स्वायत्ता देता है और अपने हिसाब से व्यवसाय करने का अनुमति देता है। ठीक है, लेकिन आप जानते हो कि वर्चुअली भारत में या किसी भी देश में लोक उपक्रम को अल्टीमेटली पब्लिक इंटरेस्ट में काम करना, क्योंकि इसमें पैसा धन जनता का लगा हुआ है और लोक प्रशासन में सब कुछ जनता के प्रति जवाबदेही वाली बात है। तो फिर आपको अकेले व्यवहार करने के लिए तो छोड़ा नहीं जा सकता, तो आप पर तो नियंत्रण रहेगा ही नहीं रहेगा। तो आप पर क्या क्या नियंत्रण हो सकता है बताइए। तो सबसे पहला नियंत्रण और जो सबसे महत्वपूर्ण नियंत्रण है, वह नियंत्रण क्या है बतलाओ। सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण नियंत्रण होगा वित्तीय, सबसे कह सकते हो राजनीतिक नियंत्रण। राजनीतिक नियंत्रण का मतलब क्या हुआ, मंत्री द्वारा नियंत्रण। तो राजनीतिक नियंत्रण जो होगा, राजनीतिक मंत्री को अधिकार है, वो नीति बना सकता है, निर्देश दे सकता है। वित्त मंत्री वर्तमान में आप देखते होंगे किस प्रकार पूरे व्यवस्था को कंट्रोल करते रहती। अभी रेल को ही देख लो, पहले रेल अलग था, उसका बजट अलग था, रेल को बजट को जनरल बजट से मिला दिया गया वगैरह वगैरह। ठीक है, तो पहला और सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है, राजनीतिक नियंत्रण होगा। दूसरा नियंत्रण क्या होगा, वित्तीय नियंत्रण। पैसा कौड़ी का नियंत्रण तो वित्त मंत्रालय रखती और इसके द्वारा इसे कंट्रोल कर सकते हैं, कितना पूंजी निवेश करना है, कितना FDI में जाना वगैरह वगैरह। तीसरा विधायी नियंत्रण। विधायी नियंत्रण बड़ा इंपॉर्टेंट नियंत्रण है। विधायी नियंत्रण का मतलब संसद को अधिकार है, पर्सन पूछ सकती है, संसदीय समिति है जिसको कोपू कहते हैं, कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग, यह उस पर खास तौर पर नियंत्रण रखती है। एक संसद की समिति हुआ जिसका नाम है कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग। तो संसद का लोक उपक्रम पर व्यापक नियंत्रण है, प्रभाव है। जिस प्रकार सरकार के दूसरे व्यवस्था पर प्रभाव है, उसी प्रकार लोक उपक्रम पर भी सरकार का प्रभाव है। क्लियर है, देयर इज नो कंफ्यूजन। फिर नेक्स्ट क्या कह सकते हो, फिर आप कह सकते हो न्यायिक नियंत्रण। न्यायपालिका से आप बचे हुए नहीं हो, न्यायपालिका भी यहाँ पर नियंत्रण रखती है, न्यायिक समीक्षा के द्वारा, वैधानिक अपील के द्वारा, मुकदमा इत्यादि के द्वारा। फिर विशेष प्रावधान भी कह सकते हो। विशेष प्रावधान का मतलब क्या हुआ, कहते विशेष प्रावधान आप पर, जैसे आज के तारीख में देख रहे होगे कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी CSR जोड़ दिया गया। फिर एक ब्यूरो ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेज BPE कर सकते हो। BPE के वो ब्यूरो ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेज जो लोक उपक्रम पर नियंत्रण रखती है, उनका प्रबंधन सुनिश्चित करती है। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हुआ कि समाज के प्रति आपकी कुछ जवाबदेही है और अपने बजट का एक हिस्सा समाज के लिए खर्च के नाम पर आपको खर्च करना होगा। क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ, समझ रहे। तो ये सब हुआ कि ये सब लोकपाल, कुछ लोकपाल जैसी व्यवस्था भी, लोकपाल जैसी व्यवस्था जो लोक उपक्रम उससे बाहर नहीं है। अगर जनता का कुछ पक्ष का, जैसे आप देखते हो कि पब्लिक जन शिकायत निदेशालय प्रधानमंत्री कार्यालय में, कि बैंक हुआ, बीमा हुआ, उससे संबंधित किसी विषय पर अगर आपका शिकायत है तो आप वहां शिकायत कर सकते हो। तो जन नियंत्रण भी हुआ, जवाबदेहिता भी हुआ और यहाँ पर स्वायत्ता भी हुआ। तो स्वायत्ता और जवाबदेहिता दोनों आप देख रहे हो कि लोक उपक्रम में देखने को मिलता है। और इन दोनों के बीच में क्या है, संतुलन बहुत जरूरी है कि दोनों के बीच में स्वायत्ता और नियंत्रण के बीच में मतलब क्या होना चाहिए, जवाबदेहिता के बीच में तालमेल होना चाहिए, दोनों को बराबर होना चाहिए। अगर ज्यादा इधर हो गया तो भी गड़बड़, इधर गड़बड़ हो गया तो भी गड़बड़ हो गया। अगर स्वायत्ता ज्यादा हो गया, जवाबदेहिता कम हो गया तो दुरुपयोग होने लगेगा, और जवाबदेहिता ज्यादा हो गया, स्वायत्ता कम हो गया तो फिर लोग जिस उद्देश्य के लिए स्थापित किया वो काम होगा ही नहीं। तो इसलिए क्या है, यह नीति निर्माता पर निर्भर करता है, सरकार पर निर्भर करता है, परिस्थिति पर निर्भर करता है कि वह लोक उपक्रम को कितना स्वायत्ता दे, कितना नियंत्रण दे, ताकि जो उद्देश्य लोक उपक्रम को रखा गया है वह सुनिश्चित हो सके। तो ये जो संतुलन होगा, ये कोई फिक्स संतुलन नहीं होगा, ये स्थिर संतुलन नहीं होगा, ये डायनेमिक रहेगा, ये ऑर्गेनिक रहेगा, डिपेंड करता रहेगा किस कैसा देश की स्थिति है, क्या हालात है, उस हिसाब से ये संतुलन क्या होगा, बदलते रहेगा। कभी स्वायत्ता ज्यादा, कभी नियंत्रण ज्यादा, लेकिन दोनों
राष्ट्र हित में ही हो, यही नीति निर्माता के ध्यान में होना चाहिए, और होता भी यही है कि नीति जो लोक उपक्रमों को कितना स्वायत्ता दिया जाए, लोक उपक्रमों पर कितना जवाबदेहिता रखा जाए, यह नीति निर्माता या कह सकते हैं जो पॉलिसी मेकर है वह समय और परिस्थिति के अनुसार, समय अपने राजनीतिक उद्देश्य के हिसाब से, राजनीतिक दर्शन के हिसाब से सुनिश्चित करते हैं, जो स्थिर गतिशील होता है और वह क्या होता है, स्वाभाविक प्रकृति का होता है। लेकिन इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है, लोकहित, जो पहला उद्देश्य है और अंतिम उद्देश्य। क्लियर है? तो आज आप यही करो, एक क्वेश्चन लिखने की कोशिश करो। ये क्वेश्चन जो बीपीएससी में आया था, इसी को आप करके देख सकते हो कि लोक उपक्रम को स्वायत्तता और दायित्व किस प्रकार सुनिश्चित किया गया, विवेचना करें। ठीक है, तो आप इसको लिख कर करके लेते आना, और आपको कोई दिक्कत, ये स्वायत्तता के लिए हो गया, ये जवाबदेहिता के लिए हो गया, और अगर कोई दिक्कत हो तो आप मेरे से सहयोग ले सकते हो। ओके, ऑल द बेस्ट, एंजॉय।